नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आरएसएस के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है। कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है, यानी कैबिनेट की सहमति भी मिल चुकी है। संघ की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है 100 सालों से, जब से संघ शुरू हुआ, जब पहली बार हेडगेवार ने शाखा लगाई, उस समय से वही शाखा सबसे बड़ी ताकत रही है। वही शाखाएं बढ़ती गईं, जैसे वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं वैसे ही ये शाखाएं बढ़ती गईं। और ये शाखाएं जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे इस देश के अमन चैन सुकून को अपने शिकंजे में, मतलब उस अमन चैन सुकून की जो भूमि थी, उस भूमि को कब्जे में करती गई। कुछ वृक्ष होते हैं, उनके उनकी शाखाएं जो है वो जमीन में गिर करके वो भी वृक्ष बन जाते हैं। सब वृक्ष से वृक्ष वो पूरा घेर लेते हैं इलाका, वहां कुछ नहीं हो पाता। फिर वो सिर्फ पूजने के काम आता है इलाका, कि पूजा कर लो, अगरबत्ती धूप कर दो, बस। वैसे ही किया। ये संघ सबसे बड़ी ताकत रही। ये संघ इलाके इलाके में जा करके, भाई साहब भैया जी करके, मोहल्ले में, गांव में, स्कूल में, सब जगह आइए। और वहीं से शुरू होता है इनका पहला कार्यक्रम, मनुष्य निर्माण वाला। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और फिर मनुष्य जब निर्माण करके तैयार कर देते हैं, तो मनुष्य कैसे होते हैं? वो मनुष्य, अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मनुष्य आपको मिलेंगे जो गुजरात से लेकर के और बनारस तक आपको नजर आएंगे। ऐसे मनुष्य तैयार होते हैं। वो मनुष्य ऐसे तैयार होते हैं कि राष्ट्र निर्माण की बजाय जहां कदम रखते हैं उसको, भूमि को बंजर बना देते हैं। ऐसे मनुष्य तैयार हो जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत व्यभिचार से लेकर के और बहुत सारे मामलों में नाम है लोगों का। ऐसे ऐसे हैं आरोप में लोग। तो अब उस संघ की शाखाओं को नियंत्रित करने की कोशिश है कानून के जरिए। संघ कोई भी शाखा तब लगा पाएगी जब उसके लिए परमिशन लेगी। और 100 साल से यही सबसे बड़ी आजादी रही है संघ के साथ, कि वो कहीं जहां मन किया मुंह उठा करके ऐसे खट से झंडा गाड़े और नौत से सदा वत्सले मातृभूमि करके शाखा चालू कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं था। इस देश का, लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों को इस देश में बहुत छूट मिली है, मुसलमानों से ज्यादा छूट मिली है इस देश में संघ को। इस बात को आज इस कार्यक्रम में आप समझिए। मुसलमानों का जमीयत होगा, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सुन्नी हो, वक्फ शिया वक्फ हो, कोई भी हो, ये सब के सब रेगुलेट किए जाते हैं। रेगुलेट करने में, उनके रेगुलेशन में कहीं कमी हो सकती है कि बायस आदमी हो, भ्रष्टाचारी हो, कदाचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए कानून है। ये कहीं भी मुंह उठा के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन संघ इस देश में मुसलमानों से ज्यादा, लोग कहते हैं मुसलमान, सब यही तो कहते हैं, जितने नफरती चिंटू बने हैं 1.5 रुपए वाले, सब क्या करते हैं? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। क्या कहा था मनमोहन सिंह ने? अरे मनमोहन सिंह ने तो कुछ नहीं कहा। इस देश का वो अनकहा सच है कि 100 साल से इन संघियों को कभी नहीं रोका गया। जहां मन किया वहीं खूंटा गाड़े और शुरू हो गए, ध्वज गाड़ करके कहते हैं ध्वज प्रणाम, फिर शुरू हो जाते हैं। मेरा मकसद किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन आप कानून से और संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हो। आज तक कैसे रहे? अब इस कानून बनाने की कवायद पर बीजेपी में बौखलाहट तो है ही है, संघ में ज्यादा बौखलाहट है, लेकिन मोदी चुप। लाइए भाव को जोड़िए, लाइए भाव को। इसके स्वागत है भाव। लाओ भैया, हेडलाइन लाओ, खबर दिखाएं और सुनवाएं। आरएसएस को शाखा लगाने के लिए लेनी होगी इजाजत। कर्नाटक में नए बिल से गरमाई सियासत। में एक बात और साफ कर दूं कि इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं कि ये खबर आप तक हम थोड़ी देर से चर्चा में ला रहे हैं। वजह 15 अगस्त, उसकी वजह से हम नहीं ला पाए, क्योंकि कल 15 अगस्त पर बहुत सारा 15 अगस्त से जुड़े और मोदी जी के क्रियाकलापों से जुड़े कार्यक्रम थे। तो ये खबर हम 24 घंटा डिले है, इसके लिए क्षमा, बस इसमें देर है। अब जरा चलिए आगे खबर के भीतर। कर्नाटक सरकार सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ
यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 लाने पर चर्चा की। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी संगठन को सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या दूसरी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। आगे चलिए। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित कानून किसी एक संगठन को सीधा निशाना बनाने के बजाय सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए एक समान नियम तय करेगा। देखिए, ये नियम भी इस बिल में भी सिर्फ संघ के लिए नहीं है, उन्होंने कानून जनरल बनाया है। यानी कोई भी संगठन सरकारी परिसर या सार्वजनिक जमीन पर कार्यक्रम करना चाहता है तो उसे पहले अनुमति लेनी होगी। आरएसएस समेत दूसरे संगठनों पर भी यही नियम लागू होगा। वैसे हकीकत यह है कि आरएसएस छोड़ बाकी तो परमिशन लेते ही है, बिना परमिशन कार्यक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे। इन्हीं कोई प्रिविलेज है। वही मैं प्रियांक कह रहा खड़गे था, ने आपको तो हर ये तो पहले से है, हर कार्यक्रम के लिए आपको परमिशन लेनी ही पड़ती है। हाँ, लेकिन संघ ने कभी इस देश के संविधान को ही नहीं माना तो वो क्या मानेगा? कानून में क्या मानेगा? वो तो संविधान को ही नहीं मानता था। तो प्रियांक वो अपने खड़गे बाप की जागीर समझ के कहीं भी झंडा गाड़ के, आपने सही कहा, झंडा खड़ा और खड़े हो गए, नमस्ते सदा खड़े वत्सले मातृभूमि चालू। प्रियांक खड़गे ने पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और सार्वजनिक मैदानों में शाखाएं आयोजित की जाती हैं, वहां नारे लगाए जाते हैं। खड़गे का कहना था कि ऐसी गतिविधियां संविधान की भावना और देश की एकता के खिलाफ है। बिल्कुल है। आगे चलिए। अब 2 ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा, फिर प्रियांक खड़गे को सुनवाएंगे। इसको फुल कर दीजिए। कलबुर्गी, कर्नाटका, स्टेट मिनिस्टर प्रियांक खड़गे सेज, माय ओनली क्वेश्चन टू द आरएसएस इज दिस, टेल अस व्हिच फ्रीडम स्ट्रगल यू पार्टिसिपेटेड इन। बता दो, बस कुछ सवाल हैं, और ये सवाल आज कार्यक्रम में भी हैं जो भाऊ के सामने जाएंगे, कि बस आरएसएस से कुछ सवाल है। एक दो, पहला एक सवाल आप बता दो कि किस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आप लोगों ने, आपका कोई भी आदमी पूर्वज पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। न्यूमरस पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो ज्वाइंड एंड फॉट इन दिस। सभी लोगों ने अलग अलग दलों के इसमें भाग लिया, लेकिन आप नहीं थे। वेयर यू डेड बैक देन, विल गिव यू ए लिस्ट ऑफ 500 कांग्रेस पार्टी मेंबर्स हु वेर मार्टरेड, मतलब शहीद हो गए जो 500 से ज्यादा मैं नाम दूंगा, लिस्ट बना करके दे दूंगा आपको। लेट देम गिव ए लिस्ट ऑफ जस्ट 50 पीपल। संघ सिर्फ 50 का नाम दे दे, मैं 500 दूंगा, 50 का नाम। ये बहुत ज्यादा कह दिया प्रियांक ने, 5 मांगते भाई। आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर द डिवीजन, व्हेन सो मेनी कम्युनल नो राइट टुक प्लेस, विच कम्युनल राइट डिड यू प्रोटेक्ट। जब विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, जिसका विभाजन विभीषिका मनाते हो। अब चलो आजादी की लड़ाई के बाद आते हैं, एक एक स्टेप बहुत बढ़िया लिखा है। अगले स्टेप पे बताओ कि आज बंटवारे के बाद देश में जितने कम्युनल राइट्स हुए, जितने सांप्रदायिक संघर्ष, हिंसाएं, दंगे हुए, सीधा कहिए दंगे, हाँ, किस दंगे में आप खड़े हुए दंगा रोकने के लिए, अमन चैन शांति कायम करने के लिए। इनफैक्ट कम्युनल राइट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। हकीकत तो यह है कि ये दंगे आपकी वजह से हुए, आपने करवाए। आरएसएस कैन नॉट बी बैंड, संघ प्रतिबंधित नहीं हो सकता। व्हाट संतोष एंड मोहन भागवत सेड इज ट्रू, दे कैन नॉट बी बैंड, द रीजन बीइंग दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड। और सही कहा मोहन भागवत ने कि संघ बैन नहीं हो सकता, प्रतिबंधित, क्योंकि ये रजिस्टर ही नहीं करवाए हैं। तो बैन तो उसको करोगे ना, प्रतिबंध जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। They cannot be banned. अच्छा, for me to ban your organization should not you be registered first. मेरे लिए आपके संगठन को प्रतिबंधित करना मतलब पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। यू आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड भी नहीं है। हाउ आर यू रनिंग योर एक्टिविटीज, आप कैसे अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अगला चलिए, अगला देखिए। प्रियांक खड़गे सेज, डू यू नो व्हाट गेट्स द एडवांस सिक्योरिटी लाइजन प्रोटेक्शन, जो एएसएल मिला है मोहन भागवत को। क्या आपको पता है कि किसे ये एएसएल सिक्योरिटी मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको मिलता है एएसएल। दैट
इज विद मोहन भागवत टू, लेकिन ये मोहन भागवत के को भी मिला हुआ है ऐसे। गोइंग आउट ऑफ योर टैक्स मनी, सो व्हाट आई एम आस्किंग इज टुडे कलबुर्गी पीपल्स टैक्स मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर मोहन भागवत सिक्योरिटी। आज मैं पूछ रहा हूं कि कलबुर्गी के लोगों जो टैक्स का पैसा है ये मोहन भागवत की सिक्योरिटी के लिए क्यों खर्च हो रहा है? ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू आर यूजिंग इट? आप किस क्राइटेरिया पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? कर्नाटका पुलिस गिव सिक्योरिटी टू 20 लाख पीपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे हैव टू डू ए रूट मार्च। ये जो रूट मार्च करते हैं उसके लिए सिक्योरिटी कर्नाटक पुलिस को देना होता है। हु आर दे टू से वी शुड कीप टाइज विद पाकिस्तान, कीप टाइज विद चाइना? Yesterday I saw the opposition leaders saying that if Priyank Kharge says anything, they will make sure he cannot step out of his house. Why? What will the RSS do? Put a bullet in and kill me? क्या गांधी जी से मार दोगे खड़गे को भी? You did not spare Ambedkar. You did not spare Gandhi ji. Will you spare me? They are providing my point and they are a terrorist organization, are not they? ये आतंकी संगठन और क्या नहीं है? चलिए हटा दीजिए। अब प्रियांक को सुनवा दीजिए तब आए कानून पर और सीधा भाव पास सुनवाइए। So why does BJP think so? Why does BJP think so? See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Paksh Party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? The session is going on, the assembly is on. Come here, debate. If there are any shortcomings in the bill, I will correct it. I am just following Supreme Court's order, High Court's order on regulating public spaces and government playgrounds, government lands, government roads. You have a problem, let the BJP people do whatever they want in their house, in their, in Keshapa, in Krupa, or whatever their bhavans are called. I have no problem with that. But I have not mentioned anybody. Why are they guilty? Mr. Vijayendra says, sir, through this bill, these people are making... Tell Mr. Vijayendra and his entire BJP first to put their children in these shakas. Why are they behind me? If this philosophy is so good, if this Sangathan is so good, पहले अपने बच्चों को डालो भाई, मुझको छोड़ दो. Why am I answering these people? There is अभी सेशन चल रहा है ना, आके उधर बात करो, बिल पे बात करो. What is the point? Why do they think it is against this Sangathan? I have huge respect for RSS. I want to know them better. The BJP leaders are... I want to know these things better. एक मिनट भाई. RSS is a 100-year-old organization. They are the ones who are the only people who can give Desh Bhakti certificate to everybody, whether it is you, the media persons, or me. They are the ones who are certifying who are nationals and who are anti-nationals. So I want to understand them better. But definitely this bill is not the way of understanding. In fact, I have told them. I have asked them a set of questions. They have not responded. Told if you answer that, if I am not able to understand, you either come to my office or I'll come to Keshav Krupa or Jagannath Bhavan, wherever it is possible. Let's understand you better. That's all I am asking. And this bill and RSS has nothing to do. Why is BJP jumping so much? How many times have you seen all these people who are calling me fool, who are calling Congress people bunch of fools? How many times have you seen these people as full-time pracharaks, their children as full-time pracharaks? It is not the first time that Congress, Priyank Kharge is targeting. From the beginning, Congress is... Why do they get so flustered? Why do they get so flustered? Answer the questions over, no? And this bill again is nothing to do with any institution, organization, NGO, any Sangathan or political party. My party is older than RSS. I take permissions when I am using public grounds. I take permission when I am using public roads. So even you, my friends from the media, even when you are having public functions, you take permissions. When in your house, if there is a function, कोई शादी है, कोई नामकरण है, you want to use the road,
to feed the guests. You take permission, no? Why BJP? So when you take permission, I take permission, anybody else also has to take permission. बस हो गया, आप सब सुन लिया आपने भाऊ। मुझे सबसे बड़ी जो बात लगी और जो मैच्योरिटी लगी प्रियांक में, वो ये लगी कि भाई 100 साल पुराना आरएसएस का संगठन है। मेरे दिल में उनके प्रति इज्जत है, क्योंकि वही पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाँ। मैं उनको समझना चाहता हूँ। मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ ऐसा उनका कहना है, तो मैं समझना चाहता हूँ। मैंने कुछ सवाल भेजे, उसके जवाब वो दे नहीं रहे हैं। वो मुझे आके समझाए, मेरे ऑफिस आ जाए, ऑफिस खुला है, मुझे बुलाए, वो जगन्नाथ भवन, केशव कुंज, क्या भी है, जो भी है उनका नाम, मुझे बुलाए, मैं आता हूँ वहां पे, मुझे समझाए। संघ 100 साल का है, मेरी पार्टी उससे पुरानी है। हमको फंक्शन करना होता है, हमको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार होते हुए। पत्रकार आप हो, आपके घर में कोई फंक्शन होता है और आपको वही गार्डन में कुछ करना होता है, रोड पे कुछ पंडाल लगाना होता है, लेती हो कि नहीं परमिशन? सब सब मैं वही तो कहा कि कानून ऑलरेडी है। अरे छोड़िए, आपको याद होगा एक भंडारा, ये तो सनातनी है सब ना। मंदिर में भंडारा मैंने करवाया था, तो भंडारे के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग तो सनातन द्रोही हैं। यही तो, जब परमिशन हर चीज के लिए लगती है, तो फिर भाई इनको क्यों परमिशन नहीं लगती? ये कौन से सबके ऊपर है? मैंने कहा ना, इन्होंने कभी संविधान माना ही नहीं, और ये गलती कांग्रेस की है आशीष। वो गलती खरगे अब ठीक कर रहे हैं, तो पूरे पार्टी ने खरगे के साथ होना चाहिए। तो प्रियांक ने पहली बार सोचा ही, हर राज्य में सोचना चाहिए। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मना है, पब्लिक प्लेस पे मना है ना। वो तो सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं, ये तो रोज शाखा लगाते हैं, इनको क्यों नहीं मना? इनके लिए क्यों कानून अलग है? हाँ, पार्क में जो नमाज एक मुसलमान कर लेगा तो नेशनल इशू हो जाएगा। ये कूदेंगे कौन कौन है, ये देवगन और अरे भाई, गंगा के बोट पे नॉनवेज खाया तो इनको तकलीफ हो गई। हाँ। फिर कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। कोर्ट बोले कौन सा कानून है इस देश में, गंगा के बीच में बैठ के आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो? नहीं, वहां तो कोर्ट ने भी कलाकारी की थी, मैं आपको बता दूं। जब चर्चा आपने किया, वो मुसलमान थे तो 2 महीने बाद जमानत हुई, 2 महीने थे। 2 महीने बाद। और गजब क्या हुआ, उसी गंगा में, उसी काशी में एक भाजपा के नेता की बोट थी, उसके रिश्तेदार थे, और वहां पर तो खाली वो इफ्तारी कर रहे थे तो नॉनवेज था। यहाँ पर जो भाजपा वाले नेता वाला कांड था, इसमें तो सब कुछ था, शराब सब थी। अरे पूरा एकदम गिलास ढक्कन खोल दनादन, और बन रहा है, वही बन रहा है, पक रहा है, खा रहे हैं। इनको 2 दिन में जमानत मिली, 2 दिन में। इस देश की अदालतें तो उनके तो लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि जब ये रूल है, सभी रूल है, तो ये रूल पहले दिन से कांग्रेस ने क्यों नहीं अप्लाई करवाया? कांग्रेस की अभी तक की कांग्रेस ने बहुत अपना काम, आधा काम तो कांग्रेस ने बिगाड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। आज यदि जो तानाशाही सोच की जो सत्ता नाच रही है ना अपने पूरे सीने पे हिंदुस्तान के, उसका यदि कोई कल्प्रिट है, दोषी है, तो मैं कांग्रेस को मानता हूं। चलो देर से ही दुरुस्त। और खरगे ने बड़ा प्रैक्ट, मतलब उसमें कोई नहीं, उसने बड़ा क्या गड़बड़ है उसमें यार। हम लेते हैं ना परमिशन, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है मेरी यार। आपको हम परमिशन लेने के लिए तो बोल रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। और यही होता है। आज ये दूसरों पे लगाते हैं बैन, जब इन पे बैन लग गया तो अब तिलमिला गए। अब ये बैन जो है सारी विरोधी पार्टियों की सरकारें में लगेगा। तेलंगाना में भी लगेगा, ये तमिलनाडु में भी लगेगा, देखना केरल में भी लगेगा। ये सारे कानून पास होने चाहिए। उन्हें कहा ना कि आप बीजेपी के घर में करो। और एक बात प्रियंक खरगे ने बहुत बढ़िया कही, ये जो नेता जितने आवाज उठा रहे हैं, इनके कितने बच्चे जाते शाखा में, जरा बता दें। इनके कितने बच्चे प्रचारक बने हैं, ये बता दें। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं,
है ना? बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस चलाते हैं। माइनिंग हो, कॉर्पोरेट्स हो, ये हो, वो हो। इनके बच्चे तो सब सेटल हो जाते हैं। इनके बच्चे नेता भी बनते हैं तो संघ के थ्रू नहीं आते, शाखा के थ्रू नहीं आते। लेकिन आम आदमी के बच्चों को तुम बिगाड़ दो। तो प्रियंक खरगे का जो इंटरव्यू था वो टोटलिटी में पूरा पिक्चर क्लियर खाका खींच देता है कि ये बिल क्या है। इस बिल में कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं लिया। इस बिल पे किसी माइनॉरिटी का नाम नहीं मिला। इस बिल पे किसी संविधान किसी का नाम नहीं लिया। ये बिल इतना ही है कि सार्वजनिक जगह सरकारी हो या सार्वजनिक हो, वहां कोई कार्यक्रम करने के पहले आपको अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति मिलती ही है, अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि भाई आप पथ प्रदर्शन करते हो, मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से लोग वहां खड़े हो जाते हैं, सारा पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है आपको, हजारों पुलिस लगाने पड़ते ड्यूटी पे, उस पे खर्चा हम करते हैं ना, सरकार खर्चा कर रही ना, आपके पथ प्रदर्शन को ठीक करने के लिए ही तो कर रही ना। तो आप क्या है ये तो पूछे बताए मुझे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी की बात मानता हूं मैं, हम बैन नहीं रख सकते कि आप बैन करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हवा में किसको बैन करेंगे? संघ बैन है तो संघ क्या है कि रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कागज नहीं है, कैसे बैन करेंगे? आप करिए ना, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए। मैं तो आपको बड़ी फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ, कहता है सेशन चल रहा है, बाहर क्यों बोलते हो, बिल में आके बात करो। बिल पे क्या ऑब्जेक्शन है, इस पे ही बात करो। अब आप बिल में अमेंडमेंट दे रहा होगी कि संघ छोड़ के बाकी सभी को परमिशन लेनी होगी। तो संघ कौन है भाई? अच्छा, उसने ये भी बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन एक खड़गे जी के एक एक प्रियंका एक इस पे थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का ओपनिंग था उनका, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब भारत आजादी की लड़ाई थी उसमें वो कहाँ थे? उनका कहना था वो थे नहीं, मेरा कहना है थे। हाँ, थे। मुखबिरी कर अंग्रेजी रहे को साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। वो नहीं चाहते थे देश आजाद हो, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज आ जाए, अंग्रेज चले जाए देश से। वो अंग्रेजों को यहाँ रखना चाहते थे, अखंड भारत की बात करते, लेकिन उनको भारत एक चाहिए नहीं था। सावरकर पत्र लिख रहे थे सभी राजाओं को कि मत विलीन हो जाओ भारत में, मत विलीन हो जाओ भारत में, क्योंकि उनको सामंती व्यवस्था चाहिए थी सब दूर। जब लोकतंत्र में सामंती व्यवस्था नहीं ला पाए तो इन्होंने 100 साल के स्ट्रगल के बाद सत्ता में तो आ गए, लेकिन फिर वही सामंती सोच के साथ। इसलिए सिर्फ हम मन की बात सुनते हैं, कभी जन की बात सुनता हुआ सरकार नहीं देखते। इसीलिए लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये सावरकर को और सरदार साहब को एक झूले में बैठा दिए। सरदार हाँ, साहब ने 562 रियासतें एक करके आज जो आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत का निर्माण किया। और एग्जैक्टली। वो सावरकर जो इस आधुनिक भारत के निर्माण में अवरोध पैदा कर रहा था, जो चिट्ठियां लिख रहा था, भारत में नहीं मिले करो, अलग अलग रहो, सब मजा करो, नहीं आना एक साथ, वो सावरकर मतलब जो पूरे के पूरे सरदार साहब के पूरे पूरी मुहिम के इस देश को हाँ, बनाने की मुहिम के खिलाफ काम कर रहा था, उस काम सावरकर करते को और सरदार साहब को एक साथ बिठा दिए। इनकी इनके पास। मक्कारी का कोई लिमिट ही नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, अरे बेइंतहा। ये कल गोडसे और गांधी को इकट्ठा बिठा दे, गोडसे के जयंती सेलिब्रेट करे और उसमें महात्मा गांधी का फोटो लगा के हार लगाए और हाँ, कोई कहे मतलब नहीं। कि गोडसे इसलिए महान है कि गांधी थे। गांधी को ही मारते तो गोडसे महान कहां से होते? ये इनका तर्क कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली गोबर ना आशीष, गोबर तो स्मेल मारेगा, सड़ान तो देगा। तो ये कानून बहुत सही है, इसका स्वागत कर लेना चाहिए और इससे न्यूसेंस कम हो जाएगा।
और इसको तो लाना चाहिए, इस पर तो हमें मोदी जी सन्नाटे में हैं, बिल्कुल चुप हाँ। मार के बैठे हैं। वो तो संघ वैसे ही उनके मुट्ठी में कैद है। और वो यदि और यदि आप इसको जायज़ कहते हो कि ये बिल्कुल जायज़ है कि संघ का अधिकार है कि वो छाका लगाए, फिर मुसलमान का भी अधिकार है कि वो नमाज़ कहीं भी पढ़े। हाँ, अरे हम लोग आस-पास के पार्कों में देखते हैं, सवेरे-सवेरे ये आ जाते हैं और एक मुसलमान का वीडियो बन गया पार्क में, तो कहेंगे ये मुसलमान पार्क में नमाज़ पढ़ रहा है, पार्क में एक मुसलमान। और इनका कहीं आप चले जाओ, कहीं पार्क में ये 5 आदमी खड़े होकर के अपना जो भी इनका है मनुष्य मुझे निर्माण का मुझे पद की मुझे पद्धति, या वो मनुष्य मुझे निर्माण करने में लगे हैं। फैक्ट्री मुझे खोल याद दिया है पार्क में। मुझे हैं? याद है ये कैसा अपना एडवांटेजेस कर लेते किसी बात को। आज इनको मुसलमान ट्रेन में भी नमाज़ पढ़ता हुआ दिखा तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। लेकिन मैं उस रथ यात्रा में गुजरात के पहले दिन से साथ में था, अडवाणी जी के एज़ अ हुँ, रिपोर्टर। हुँ, तो वहाँ प्रमोद महाजन का भाषण होता था, आशीष, हुँ, हुँ, कि वो मस्जिद क्यों टूटना ज़रूरी है। हुँ, बोले मस्जिद का कोई भई वो तो हमारी राम जन्मभूमि है, हुँ, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हुँ, मस्जिद का कोई महत्व ही नहीं बोले। हुँ, अब बताइए मैं आ रहा था मुंबई से दिल्ली हुँ, और बोले शाम हो गई, ये रेलवे में ही नमाज़ मतलब राजधानी में बैठा हुआ था मैं, वही नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिए लोग। हुँ, तो बोले वो नमाज़ यदि उन्होंने 15 मिनट पढ़ी है, तो उनकी मस्जिद 15 मिनट ऐसी चली हवा में, हुँ, क्योंकि ट्रेन तो चल रही थी, हुँ, हुँ, वो नमाज़ पढ़ हुँ, रहे थे। हुँ। तो ये चलती-फिरती मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे क्या? और मस्जिद का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बताने का तब प्रयास करते समय रेलवे में नमाज़ पढ़ना को जायज़ ठहराते थे वो। हुँ, कि आप रेलवे में नमाज़ पढ़ते हो, रेलवे मूवमेंट में है, तो सामने मस्जिद तो नहीं है। हुँ। क्या 50 किलोमीटर मस्जिद आपके साथ ट्रैवल करती है? और आज एक्चुअली सब रेलवे में जाने नहीं, नमाज़ पढ़ने को मना करते हैं। न ये सनातन पढ़े भाऊ, न ये सब नहीं, इस्लाम पढ़े। अरे मस्जिद नमाज़ किधर पढ़ा जाता है? नमाज़ का अक्सर चेहरा मुस्लिम उधर करता है, उसके लिए होता है कि किधर काबा, उधर अब बस बस। उसको एक नहीं, डायरेक्शन ये सब चाहिए न होता है, इस्लाम जानते न डायरेक्शन चाहिए होता है। न ये सनातन जानते हैं, न ये इस्लाम जानते हैं, न क्रिश्चियनिटी जानते, न ये सिखिज़्म जानते, कुछो नहीं जानते, सिर्फ़ नफ़रत जानते हैं, बँटवारा जानते और कुछ नहीं जानते। हमें इजाज़त दीजिए, हम आते हैं अगला कार्यक्रम फिर लेकर के, और हो सकता है ऐसे ही समय बीता और अच्छा समय आया तो हो सकता है ये मुक्ति मिल जाए, ये भी कानून के दायरे में आ जाए। देखते रहिए फिलहाल। धन्यवाद, धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।